हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू में। बेस्ट जुडिशरी क्लासेज यहाँ चल रही हैं और जुडिशरी की तैयारी के लिए लगातार यहाँ पे क्लासेज चल रही हैं। इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, ये कांटेक्ट है। अगर आपको नए बैच की जानकारी लेनी है या कोई कोर्स लेना है तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बात करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। जो लोग चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और पूरा वीडियो अंत तक देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ की क्लास आई है, 50 क्वेश्चन का रैपिड रिवीजन है। आने वाली जुडिशरी एग्जाम्स के 100% कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसने की 100% चांसेस हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही धमाकेदार क्लास है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य पर वाद ला सकता है। ऑप्शन ए राज्य सरकार की सहमति से, केवल केंद्र सरकार की सहमति से, सी केंद्र या राज्य सरकार की सहमति से, या फिर डी भारत के राष्ट्रपति की सहमति से। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, होता क्या है कि सीपीसी की धारा 86 में, सीपीसी की धारा 86 में विदेशी राज्यों, राजदूतों और दूतों के विरुद्ध वाद के विषय में उपबंध करती है। तो कोई व्यक्ति विदेशी राज्य पर वाद ला सकता है केवल केंद्र सरकार की सहमति से। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि राजदूतों के विरुद्ध कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में जो अन्यथा ऐसे वाद का विचारण करने में सक्षम है, सहमति से लाया जा सकता है। वही क्वेश्चन है, बस खाली घुमा के पूछा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसका क्या आंसर होगा, इसका भी आंसर होगा दोस्तों केंद्र सरकार से। ठीक है, केंद्र सरकार से लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि अंतराभिवाची वाद सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दिया गया है। अंतराभिवाचीवाद, ठीक है, अंतराभिवाचीवाद सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन सी, धारा 88 में ये दिया गया है। ठीक है, धारा 88 में ये दिया गया है। ठीक है, जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही जो है लोन की राशि जो होती है, ऋण की राशि होती है, उसको उसके बारे में प्रतिकूल दावा किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक अंतराभिवाचीवाद में ए दावेदारों द्वारा संपत्ति के बारे में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा होता है, बी मात्र एक दावेदार द्वारा संपत्ति के बारे में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा होता है, सी दावेदारों द्वारा संपत्ति में सभी के सामान्य हित का दावा होता है, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है भी मैंने बताया, एक दूसरे के प्रतिकूल दावा करते हैं दावेदारों द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नांकित में से किस धारा में अंतराभिवाचीवाद के लिए उपबंध है। ठीक है, किस धारा में है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका धारा 88 में जो है अंतराभिवाचीवाद के लिए उपबंध दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यह कि अंतराभिवाचीवाद एक वाद है, ए दो अधिवक्ताओं के मध्य, बी संघ सरकार के अधिवक्ता एवं राज्य सरकार के अधिवक्ता के मध्य, सी ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित वाद जो वाद की विषय वस्तु में स्वयं कोई हित न रखता हो, या फिर डी ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित वाद जो विषय वस्तु में स्वयं हित रखता हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित वाद जो वाद की विषय वस्तु में स्वयं कोई हित न रखता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अंतराभिवाचीवाद से संबंधित प्रावधान किसमें निहित है। सीपीसी के आदेश 34 में, सीपीसी की धारा 88 में, सीपीसी के आदेश 35 में, या फिर डी बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है आपका डी, बी और सी दोनों में। सीपीसी की धारा 88 में भी है और सीपीसी के आदेश 35 में भी है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आभूषणों का एक बॉक्स अपने अभिकर्ता के रूप में बा के पास निक्षेपित करता है। ठीक है, और सा का यह अभिकथन कि आभूषण आ ने उससे सदोष अभिप्राप्त कर किए थे और वह उन्हें बा से लेने के लिए दावा दायर करता है। यहाँ पर बा क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है बा क्या कर रहा है, आ के विरुद्ध अंतराभिवाची वाद दायर कर सकता है, सा के विरुद्ध अंतराभिवाची वाद दायर कर सकता है, आ और सा दोनों के विरुद्ध कर सकता है, या फिर आ और सा दोनों के विरुद्ध वाद दायर नहीं कर सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका डी, ये जो है आ और सा दोनों के विरुद्ध जो है अंतराभिवाचीवाद दायर नहीं कर सकता है। ठीक है, या दोनों के विरुद्ध अंतराभिवाचीवाद दायर नहीं कर सकता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9, निम्न धाराओं में से कौन सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 के द्वारा नई जोड़ी गई है। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 में हुआ था, उसके द्वारा कौन सी नई धारा जोड़ी गई है। ए धारा 87, बी धारा 88, सी धारा 89, या फिर डी धारा 90। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका सी, धारा 89 जो है वो जोड़ी गई है। ठीक है,
धारा 89 जोड़ी गई है। ठीक है, यह धारा जो है न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे की व्यवस्था करती है। न्यायालय के बाहर जो विवाद हैं उसके न्यायालय के बाहर जो विवाद को निपटारे की क्या कहते हैं वो व्यवस्था करती है, धारा 89। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा के अधीन न्यायालय किसी विवाद के पक्षकारों को मध्यस्थता मीडिएटर के लिए निर्दिष्ट कर सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन जो कोर्ट है वो विवाद के बीच में एक मध्यस्थता ला सकता है। तो ए धारा 88, बी धारा 87, सी धारा 89 या फिर डी धारा 86 ए। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका बी धारा 89। ठीक है, इसका जो आपका सही जवाब है वो है आपका सी धारा 89। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 2C के अंतर्गत जहां कोई भी विवाद किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जाता है वह व्यक्ति क्या समझा जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा मीडिएटर की व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, धारा 89 के अंतर्गत तो यही पूछ रहा है कि वह व्यक्ति क्या समझा जाएगा। ए एक मध्यस्थ, बी एक न्यायाधीश, सी लोक अदालत या फिर डी एक परामर्शदाता। तो क्या समझा जाएगा, वो समझा जाएगा दोस्तों लोक अदालत। ठीक है, लोक अदालत। ठीक है, किसी भी अगर कोई क्या कहते हैं जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 है तो उसके अंतर्गत जहां कोई भी विवाद किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जाएगा वह व्यक्ति लोक अदालत समझा जाएगा। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 89 2गा के अधीन न्यायिक निपटारे शब्द को मीडिएशन शब्द से किस न्याय दृष्टांत में प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, वो कौन सा जो है केस था जिससे ये आया है मीडिएशन शब्द। ए राकेश कुमार विरुद्ध राज्य और अन्य, बी सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ, सी मेसर्स एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड अन्य विरुद्ध मेसर्स चेरियन वार्की कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या फिर डी के श्रीनिवास राव विरुद्ध डीएपी दीपा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है आपका सी मेसर्स एफकॉन्स इंस्पेक्शन लिमिटेड और अन्य विरुद्ध मेसर्स चेरियन वार्की कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 क्या प्रावधान करती है। क्या प्रावधान करती है, तो आपके ऑप्शन है ए न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे का, बी किसी विशेषज्ञ से राय मांगने का, सी राय प्राप्त करने हेतु कमीशन जारी करने की या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी आपको मैंने बताया कि न्यायालय के बाहर विवादों को जो निपटारा करता है जिसको उसको लोक अदालत समझा जाएगा और वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि वैकल्पिक विवाद समाधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका समाधान नहीं हो सकता। ठीक है, वैकल्पिक विवाद समाधान के अंतर्गत किसका समाधान नहीं हो सकता। ऑप्शन ए ऐसा सिविल वाद जिसकी विषय वस्तु अचल संपत्ति हो, बी राशि की वसूली के लिए लाया गया सिविल वाद, सी हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत लाया गया सिविल वाद या फिर डी अशमनीय प्रकृति का दंडनीय प्रकरण। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, कौन सा है जिसका वैकल्पिक समाधान नहीं हो सकता ए बी सी डी में से। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका अशमनीय प्रकृति का दांडिक प्रकरण, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और ऐसा सिर्फ ए और बी और सी इन सबका वैकल्पिक समाधान हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दीवानी प्रक्रिया संहिता में अदालत से बाहर विवादों के निपटारे का क्या उपबंध किया गया है। दीवानी प्रक्रिया संहिता में अदालत के बाहर अभी लगातार डिस्कस हुआ है ए बी सी डी। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से घुमा फिरा पूछेगा। क्वेश्चन बदल रहा है और क्या कहते हैं तरीके बदल रहा है, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। कभी भी किस तरह से पूछ ले आपको उसका जवाब पता होना चाहिए, इसीलिए रैपिड रिवीजन की क्लास आई है। दीवानी प्रक्रिया संहिता में अदालत से बाहर विवादों के निपटारे का उपबंध किया गया है ए धारा 75 में, बी धारा 73 में, सी धारा 88 में या डी धारा 89 में। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है आपका धारा 89 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि न्यायालय से बाहर विवादों को निपटाने के लिए न्यायालय संदर्भित कर सकता है अंतर्गत ए धारा 105, धारा 76, धारा 89 या डी धारा 89। सी और डी दोनों एक ही ऑप्शन हो गए हैं। ठीक है, तो इसका वही आंसर होगा धारा 89। ठीक है, इसका सी और डी दोनों सही है, सी और डी दोनों सही क्योंकि दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे के निम्नलिखित मध्य में से कौन सी धारा 89 में प्रावधानित नहीं है। ठीक है, ए माध्यस्थम, बी सुलह, सी वार्ता या डी मध्यस्थता। अब देखिए न्यायालय के बाहर विवाद होगा निपटारा होगा तो जिसको व्यक्ति को बनाया जाएगा निपटारा करने उसको लोक अदालत समझा जाएगा और उसमें क्या ये चार में से कौन सा वर्ड उसमें नहीं है। ठीक है, ए मध्यस्थता, बी सुलह, सी वार्ता, डी मध्यस्थता। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका वार्ता नहीं है। ठीक है, देखिए न्यायालय के बाहर क्या सुलह हो सकती है, कोई मीडिएटर हो सकता है, किसी के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, तो वार्ता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 18 एक लोक न्यूसेंस की दशा में घोषणा और व्यादेश के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है।
एक लोक न्यूएंस की दशा में घोषणा और आदेश के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है। ए, दो व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की अनुमति से। बी, दो व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने महाअधिवक्ता की मौखिक सहमति ली है। सी, दो व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने महाधिवक्ता की लिखित सहमति प्राप्त कर ली है। ठीक है, बी और सी एक हो गए ऑप्शन। और डी, दो व्यक्तियों जिनको ऐसे लोक न्यूसेंस के कारण विशेष नुकसान कारित नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा आपका वो होगा आपका दो व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की अनुमति से, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, दो व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अंतर्गत लोक उपताप के लिए कौन सा वाद कौन ला सकता है? लोक उपताप के लिए कौन वाद ला सकता है? ठीक है, लोक उपताप या लोक न्यूसेंस के लिए कौन ला सकता है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ए, महाअधिवक्ता। कौन ला सकता है? महाअधिवक्ता ला सकता है। बी, सी, डी ये नहीं ला सकते। क्वेश्चन नंबर 20, एक लोक न्यूसेंस की दशा में घोषणा और व्यादेश के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है दो व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की अनुमति से। ये वही सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, दो व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित धाराओं में किन धाराओं में लोक खैरात से संबंधित वादों के लिए प्रावधान है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक खैरात से संबंधित वादों के लिए प्रावधान है। ए, धारा 90 से 91, बी, धाराएं 92-93, सी, धाराएं 94-95 या डी, धाराएं 96 से 100। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका धाराएं 92 और 93 में लोक खैरात से संबंधित वादों का निपटारा करने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि लोक चारा के लिए वाद किस धारा के तहत लाया जाता है? लोक चारा के लिए। ठीक है, तो लोक चारा के लिए वाद किस धारा के अंतर्गत लाया जाता है? धारा 92 सीपीसी, धारा 41 सीपीसी, धारा 100 सीपीसी या धारा 105 सीपीसी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका धारा 92। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 94 में जिसका संबंध अनुपूरक कार्रवाइयों से है स्थान नहीं मिला? ठीक है, धारा 94 में किसको स्थान नहीं मिला? ए, निर्णय पूर्व गिरफ्तारी, बी, निर्णय पूर्व जब्ती, सी, अस्थायी व्यादेश या फिर डी, निष्पादकों की नियुक्ति। तो किसको नहीं मिला? देखिए, निर्णय पूर्व गिरफ्तारी इसको स्थान मिला है, अस्थायी व्यादेश इसको भी मिला है और निष्पादकों की नियुक्ति इसको भी इसमें स्थान मिला है धारा 94 में। किसको नहीं मिला है? तो वो है निर्णय पूर्व जब्ती। निर्णय के पहले जब्ती नहीं हो सकती। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, अनुपूरक कार्रवाइयां अंतर्गत हैं, किसके अंतर्गत हैं? धारा 151, धारा 93, धारा 94 या धारा 95। तो अभी आपको मैंने बताया इसका क्या सही जवाब होगा। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका धारा 94। ठीक है, धारा 94 सीपीसी। ठीक, धारा 94 सीपीसी। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है कि न्यायालय सीपीसी की धारा 95 के अंतर्गत अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी के कारण वादी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर सकती है जो अनाधिक होगा। ठीक, ऑप्शन है आपके 10,000 रुपए के, बी 25,000 रुपए के, सी 50,000 रुपए के या डी 60,000 रुपए के। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका सी 50,000 रुपए के। ठीक है, 50,000 रुपए के। न्यायालय सीपीसी की धारा 95 के अंतर्गत अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी के कारण वादी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर सकती है जो कि 50,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, एन अपील शैल लाई, एक अपील कहाँ पे लाई करती है? ए, फ्रॉम ऑल ऑर्डर्स पासेज बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा पास किए गए सारे ऑर्डर। बी, ओनली फ्रॉम सच ऑर्डर एज प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, सिविल प्रोसीजर के द्वारा जो ऑर्डर आया हो। सी, फ्रॉम नन ऑफ द ऑर्डर पास बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय से कोई ऑर्डर ना पास हुआ हो। या फिर डी, फ्रॉम वन ऑफ द डिक्रेस पासेज बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसका क्या एन अपील कहाँ लाई करेगी? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, अपील ओनली फ्रॉम सच ऑर्डर एज प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 27, पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या अज्ञाप्ति के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अज्ञाप्ति के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है या किसमें उपबंधित है? किसमें उपबंधित? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका ए, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(1) में, बी, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(2) में, सी, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(3) में या फिर डी, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(4) में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सी, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(3) में। ठीक है, इसके अनुसार वाद के दोनों पक्षकारों की सहमति से जो डिग्री न्यायालय द्वारा पारित की जाती है उसकी कोई अपील नहीं होगी। ठीक, क्वेश्चन 28, यदि किसी वाद में कपट, मिथ्या, वपदेशन अथवा भूल द्वारा किसी पक्षकार की सहमति प्राप्त करके पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है तथा पक्षकारों की सहमति से अज्ञाप्ति पारित की गई हो
तब पीड़ित पक्षकार ऐसी अज्ञाप्ति को निरस्त कराने हेतु नीचे दिए गए किन विकल्पों में से कौन सा चुन सकता है। ठीक है, अगर अज्ञाप्ति जारी हो गई है पीड़ित पक्षकार के विरुद्ध तो उसको कैसे निरस्त कराएगा, कौन सा विकल्प चुन सकता है। ए अपील द्वारा, बी पुनरीक्षण द्वारा, सी पुनर्विलोकन द्वारा, या फिर डी दूसरा वाद लाकर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा, अपील कर सकता है। वो क्या कर सकता है, अपील द्वारा। ठीक है, न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 29, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत निम्न में से किसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। ठीक है, धारा 96 सीपीसी में किसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं धारा 96 के अंतर्गत। ए प्राथमिक डिक्री के, बी मूल डिक्री के, सी द्वितीयक डिक्री के, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा दोस्तों मूल डिक्री के। ठीक है, धारा 96 के अंतर्गत जो है मूल डिक्री के विरुद्ध अपील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, एक तरफा पारित मूल डिक्री से एक अपील की जा सकती है। ठीक है, दूसरा है पक्षों की सहमति में न्यायालय द्वारा पारित किसी भी डिक्री से कोई भी अपील नहीं की जा सकेगी। और तीसरा है कानून की चुनौती पर कोई अपील नहीं की जा सकेगी। तो ऑप्शन कौन से इन तीनों में सही है। पहला है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल सेकंड, या डी फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये भी सही है आपका, एक तरफा पारित मूल डिग्री से अपील की जा सकती है और पक्षों की सहमति में न्यायालय द्वारा पारित किसी भी डिग्री से कोई भी अपील नहीं की जा सकेगी। तो इसका दोनों सही है। ठीक है, एक तरफा पारित, तो इसका सही जवाब होगा आपका डी, पहला और दूसरा दोनों सही है। 31 क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिग्री की धारा 100 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन, धारा 100 व्यवहार प्रक्रिया संहिता है, उसके अधीन द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में हो सकेगी यदि अंतर्वलित हो। क्या अंतर्वलित हो, धारा 100 के अंतर्गत व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन सेकंड अपील हाईकोर्ट में होगी अगर क्या अंतर्वलित हो, क्या हो, उसमें क्या हो। ए विधि संबंधित प्रश्न हो, बी तथ्य से संबंधित प्रश्न हो, सी विधि एवं तथ्य से संबंधित मिश्रित प्रश्न हो, मिक्स्ड हो, या फिर डी विधि का कोई सारवान प्रश्न। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन डी, विधि का कोई सारवान प्रश्न। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय में अपील का जो उपबंध है वो धारा 109 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 32, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील कहां पर दायर की जा सकेगी। द्वितीय अपील धारा 100 के अंतर्गत कहां दायर की जा सकेगी, जिला अदालत, बी उच्च न्यायालय, सी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, या फिर डी स्पेशल कोर्ट विशेष अदालत। तो सही जवाब इसका दोस्तों हाई कोर्ट में दायर होगी, उच्च न्यायालय में धारा 100 के अंतर्गत सेकेंडरी अपील की जा सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारा 101 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार, ठीक है, दूसरी अपील करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। धारा 100 के अंतर्गत एक के धारा 101, पहला तथ्य का सारवान प्रश्न होना, बी विधि का सारवान प्रश्न होना, सी क्षेत्राधिकार संबंधी दोष होना, या डी लोक महत्व का विषय होना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है विधि का सारवान प्रश्न होना, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय में अपील होती है किसके आधार पर, तथ्य के प्रश्न पर, तथ्य एवं विधि के प्रश्न पर, विधि के सारवान प्रश्न पर, या फिर डी उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो उच्च न्यायालय में जो अपील होती है वो किसके आधार पर होती है, तो वो आपकी होती है विधि के सारवान प्रश्न पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, सेकेंडरी अपील द्वितीय अपील में एविडेंस की पुनः विवेचना है। ठीक है, साक्ष्य की पुनः विवेचना है, उसको क्या बोलते हैं, ए अनुज्ञेय, बी पुनरीक्षण के अध्याधीन। ठीक है, अगर हम साक्ष्य की सेकेंडरी अपील में अगर साक्ष्य एविडेंस है उसकी कोर्ट फिर से विवेचना करता है तो क्या कहते हैं, अनुज्ञेय, बी पुनरीक्षण के अध्याधीन, सी अनुज्ञेय, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब दोस्तों होगा वो होगा आपका सी अनुज्ञेय। ठीक है, 36, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय अपील पर एक वाद है, सेकेंडरी अपील पर कौन सा एक केस है बताइए। ए मदन लाल बनाम बालकृष्ण, बी सुधीर जी आंगुर बनाम एम संजीव, सी शिवदान सिंह बनाम दरियाव कुंवर, या डी हर्षद चिमनलाल मोदी बनाम डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड। तो सेकेंडरी अपील पर कौन सा एक वाद है, सेकेंडरी अपील पर कौन सा एक वाद है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका मदन लाल बनाम बालकृष्ण, ऑप्शन ए। ठीक है, कब हुआ था, ये हुआ था 1976। ठीक है, 1976 के माध्यम से सीपीसी पुरानी धारा 100 में आमूल परिवर्तन करके सेकेंडरी अपील के क्षेत्र विस्तार को सीमित कर दिया गया था। मदन लाल बनाम बालकृष्ण का वाद सेकेंडरी अपील पर एक वाद है। ठीक, मदन लाल बनाम बालकृष्ण।
क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100 के अंतर्गत दूसरी अपील उच्च न्यायालय में निम्नलिखित में किस आधार पर की जा सकती है? वही इसका सही जवाब वही होगा दोस्तों, विधि के सारवान पृष्ठ पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी धारा द्वितीय अपील के आधारों को प्रावधानित करती है? कौन सी धारा करती है? तो इसका क्या आंसर होगा? धारा 96, धारा 100, धारा 100 का या धारा 101? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका धारा 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। उच्च न्यायालय द्वारा सेकेंडरी अपील द्वितीय अपील सुनवाई है तो किस आधार पर प्रस्तुत की जा सकेगी? क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है। एक पक्षीय पारित अपीलीय डिग्री से, बी विधि एवं तथ्य के सारभूत प्रश्न से, सी उच्च न्यायालय के समाधान होने पर, या डी जिला न्यायाधीश की प्रत्येक अपीलीय डिग्री से। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक पक्षीय पारित अपीलीय डिग्री से, एक पक्षीय पारित अपीलीय डिग्री से, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि भारतीय संघ बनाम दिलेर सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय का हालिया निर्णय किससे संबंधित है? ए दूसरी अपील, बी बहाली रेस्टिट्यूट, सी पूर्व न्याय रेस जुडिकोटा, या फिर डी सरकार के विरुद्ध मुकदमा। कौन? भारतीय संघ बनाम दिलेर सिंह। किससे संबंधित है ये बात? ठीक है, तो इसको आपका सही जवाब है, इसका आपका सही जवाब है ये सेकेंडरी अपील से संबंधित है। क्या है? दूसरी अपील से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अंतर्गत किसी डिक्री के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं की जा सकेगी जब धन की वसूली के लिए मूलवाद की विषय वस्तु क्या हो? ठीक है, धन की वसूली कितना ज़्यादा वो रुपया होना चाहिए, धन कितना होना चाहिए, उसकी वसूली नहीं की जा सकती, अपील नहीं की जा सकती, तो कितना वो होना चाहिए धन? ए है 3000 रुपये से अधिक नहीं, बी 5000 रुपये से अधिक नहीं, सी 20000 रुपये से अधिक नहीं, या फिर डी 25000 रुपये से अधिक नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 25000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए वो धन। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि सीपीसी की धारा 102 के अंतर्गत किसी डिक्री के विरुद्ध सेकेंडरी अपील नहीं की जा सकेगी जब तक कि धन की वसूली के मूलवाद की विषय वस्तु कितनी हो? इसका ऑप्शन है 10,000, बी 25,000, सी 50,000, या डी 1,00,000 से। तो ये भी दोस्तों वही सेम क्वेश्चन है, मैं देखिए क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी 25,000। क्वेश्चन नंबर 43, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 के अंतर्गत अपील की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है? 104 धारा के अंतर्गत। ए धारा 91 के अंतर्गत दावा दायर करने की इजाजत न देने के आदेश के विरुद्ध। ठीक है, बी धारा 95 के अंतर्गत प्रतिकार के आदेश के विरुद्ध, सी धारा 92 के अंतर्गत, या फिर डी उपरोक्त सभी आदेशों के विरुद्ध जो है धारा 104 के अंतर्गत अपील की जा सकती है। ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका जो है ऑप्शन क्या होगा? देखिए दोस्तों, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तीनों के विरुद्ध जो है अपील की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है धारा 104 के अंतर्गत। ऑप्शन डी सही जवाब होगा 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपील योग्य है? ए धारा 35 के अधीन आदेश, धारा 35A के अधीन आदेश, सी धारा 35B के अधीन आदेश, या फिर डी धारा 90 के अधीन आदेश। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपील योग्य है? ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? उसका सही जवाब होगा इसका आपका ऑप्शन बी, धारा 35A के अधीन आदेश जो है वो अपील योग्य है। क्वेश्चन 45 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अपीलीय न्यायालय की शक्तियों में सम्मिलित नहीं है? ए मामले का अंतिम रूप से अवधारणा, बी वाद का नए सिरे से विचारण, सी मामले का प्रतिप्रेषण, या फिर डी अतिरिक्त साक्ष्य को लेना, एक्स्ट्रा एविडेंस को लेना। कौन सा इसमें अपीलीय न्यायालय की शक्तियों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? बी वाद का नए सिरे से विचारण, वाद का नए सिरे से विचारण ये अपीलीय न्यायालय की शक्तियों में सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि अपीलीय न्यायालय के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ए अपीलीय न्यायालय को मामले को अंतिम रूप से विनिश्चय करने का अधिकार है। बी पूछ रहा है कौन सी बात सही नहीं है, इस क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दें, सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो अपीलीय न्यायालय को मामलों को अंतिम रूप से विनिश्चय करने का अधिकार है। बी अपीलीय न्यायालय को मामले को रिमांड करने का अधिकार है। सी अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार नहीं है, या फिर डी अपीलीय न्यायालय को वाद विरचित कर उन्हें विचारण के लिए भेजने का अधिकार है। तो इन चारों में से कौन सा जो है नहीं है पूछ रहा है अपीलीय न्यायालय का अधिकार। ठीक है, इन चारों में से कौन सा अपीलीय का अधिकार नहीं है? तो देखिए दोस्तों, पहला तो है अंतिम रूप से निश्चय करने का अधिकार है। ठीक है, अपीलीय न्यायालय को मामले को रिमांड करने का भी अधिकार है, और अपीलीय न्यायालय को वाद विरचित कर उन्हें विचारण के भेजने का भी अधिकार है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका सी, सी जो है सही नहीं है। ठीक है, अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार है। ठीक, ये जो है लिखा है अधिकार नहीं है, तो अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार है। तो यानी क्वेश्चन के हिसाब से ये बात जो लिखी है कि अधिकार नहीं है, ये गलत। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा संयोजन सुमेलित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ए अस्थायी व्यादेश आदेश 39 से सम्मिलित है कि नहीं? कैवियट दाखिल करने का अधिकार धारा 148 के अंतर्गत आता है कि नहीं? सी निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संस्थित आदेश 33 के अंतर्गत आता है कि नहीं? या फिर डी अपीलीय न्यायालय की शक्ति धारा 102। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों, ये जो अस्थायी व्यादेश है धारा 39 के अंतर्गत आता है, ये सही है आपका। कैवियट दाखिल करने का अधिकार 148 ए के अंतर्गत आता है, ये भी आपका सही सुमेलित है, सही मिलान है। सी निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संस्थित आदेश 33, ये भी आपका सही मिलान है। गलत आपका इसमें क्या है? डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। ये 102 नहीं, 102 के अंतर्गत नहीं होता है, ये होता है धारा 107। क्या होता है? धारा 107, ठीक, के अंतर्गत होता है अपीलीय न्यायालय की शक्ति। क्वेश्चन 48, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि उसके सामने लंबित वाद में किसी अधिनियम की वैधानिकता का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर न्यायालय संतुष्ट है कि उसके सामने जो वाद है लंबित, उसमें वैधानिकता का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, तो वो क्या करेगा न्यायालय? ए अधिनियम की वैधानिकता का निपटारा करेगा, बी उच्च न्यायालय को निर्देशित कर देगा, सी उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाएगा, या फिर डी उच्चतम न्यायालय की राय के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय को निर्देशित कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि धारा 113 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निर्देश के लिए कौन आवेदन कर सकता है? धारा 113 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निर्देश के लिए कौन आवेदन कर सकता है? 49 ए मामले का पक्षकार, बी न्यायालय, सी दोनों, मामले का पक्षकार और न्यायालय दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों न्यायालय। ठीक है, एक 1908 के अधीन निर्देश के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो वो न्यायालय कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ऐसे ही रैपिड को सीरीज आपके लिए लगातार आती रहेगी। जो नंबर पहले दिया गया था मैंने बताया था, उस नंबर पे आप संपर्क करके चैनल से जुड़े हुए नए नए जो कोर्स आ रहे हैं उनके बारे में, और जो स्टडी मटेरियल है वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो उन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और आने वाले जुडिशरी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही धमाकेदार तरीके से इस चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, पुनर्विलोकन संधारणी, ठीक है, मेंटेनेबल क्या है? ए केवल जब अपील का प्रावधान है और कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई तब, बी केवल जब अपील अनुज्ञात नहीं है तब, सी जब अपील का प्रावधान है और कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो एवं अपील अनुज्ञात नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, ना तो जब अपील का प्रावधान है, कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो, या ना तो अपील अनुज्ञात है। इन चारों में से पुनर्विलोकन संधारणी क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, वो है आपका सी, जब अपील का प्रावधान है, ठीक, और कोई अपील प्रस्तुत भी नहीं की गई एवं अपील अनुज्ञात भी नहीं है, तो दोनों सही है। ठीक है, इसी को पुनर्विलोकन संधारणी कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट दबा के कर दीजिएगा, और उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चैनल से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दिए। जय हिंद, जय भारत।